हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, या जिस्ट में कह लूं या संक्षेप में कह लूं तो हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसे श्रोडिंगर इकोनॉमी कहा जा सकता है। स्कूल में आपने और मैंने, हम सब ने श्रोडिंगर इकोनॉमी तो पढ़ा ही था। श्रोडिंगर इकोनॉमी में एक ही समय में एक चीज मृतप्राय भी दिखती है और वहीं दूसरी तरफ उसमें जान भी दिखती है। वैसे ही आज जो है, हमें इकोनॉमी जो है एक तरफ मृतप्राय दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है उसमें काफी जान नजर आ रही है। अंतर बस इतना है, फर्क बस इतना है कि हम किस तरफ देखते हैं और किन आंकड़ों को जो है उस पर ध्यान अपना डालते हैं। दोस्तों, यदि हम स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट में जहां बूम ही बूम नजर आ रहा है और निफ्टी 50 नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आतुर नजर आ रहा है, वहीं पे 2% मात्र इन्फ्लेशन, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में इतना कम इन्फ्लेशन, और वहीं दूसरी तरफ बहुत भारी बेरोजगारी, खास तौर पे नौजवानों में, ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी कारण से बहुत सारे लोग जो हैं मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर, ऐसा कैसे संभव है कि एक तरफ इकोनॉमी जो है उसमें जान नजर नहीं आ रही है, उसमें संजीवनी बूटी फूकने के लिए प्रधानमंत्री जी जीएसटी का रेट कट का अनाउंसमेंट करते हैं 8 साल बाद, जहां पर बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, वो टैक्स में एक छूट देती है, इनकम टैक्स में, और 12 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा देती है। तो ये सब सिर्फ इकोनॉमी और कंजम्पशन में जान फूकने के लिए किया गया था। तो निवेशकों का सवाल, आप लोगों का सवाल बिल्कुल सही बनता है कि भाई, जब इकोनॉमी में जान फूकने के लिए सरकार इतने प्रयास कर रही है, तो ये कैसे संभव है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट इससे अछूता है और वो ऊपर ही ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कल भी काफी ऊपर खुला था, बट 24-25 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ हुआ। आज तो मार्केट थोड़ा गिरा है, परंतु ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 400-500 पॉइंट का अंतर है। तो दोस्तों, इस तरीके का विद्वेष क्यों, इस तरीके का दुराभास क्यों, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट क्यों दे रहे हैं? तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी स्टॉक मार्केट नहीं है और स्टॉक मार्केट इकोनॉमी नहीं है। जो भी व्यक्ति इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को जोड़ता है, इसका अर्थ है कि वो सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को नहीं देख रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी आपकी ढीली है, धीमी है, और स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता है। लेटेस्ट एग्जांपल कोरोना के टाइम का देख लीजिए। 2020 और 2021 में इकोनॉमी डावाडोल वाली स्थिति में थी, परंतु स्टॉक मार्केट शुरुआत के एक महीने में गिरा, फरवरी मार्च में, और उसके बाद से अप्रैल 11 2020 से जबरदस्त उछाल इंडियन स्टॉक मार्केट ने दिखाया। वैसी सब प्राइम क्राइसिस के टाइम में भी हुआ। सितंबर 2008 से लेके मई जून 2009 तक मार्केट की बहुत बुरी स्थिति थी, और उसके बाद में मार्केट रॉकेट सिंह बन गया और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागा। तो ये कहना कि स्टॉक मार्केट अर्थव्यवस्था के साथ ही जो है स्लगिश रहेगा, ये आज की डेट में संभव नहीं है। अब क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस चीज को जरा समझते हैं। दोस्तों, S&P 500 हो कि हमारा निफ्टी 50 हो, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियों का समावेश है, पर सारी कंपनीज का इक्वल जो है वो वेटेज नहीं है, इक्वल प्रभाव नहीं है। ये मार्केट कैप के हिसाब से इनका प्रभाव है। तो जो कंपनी जितनी बड़ी रहेगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा रहेगा। तो ये हुआ मार्केट कैप वेटेड। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड का मतलब क्या हुआ? फ्री फ्लोट का मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी के स्टॉक
ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे, फ्री फ्लोट रहेंगे, उस कंपनी का उतना ही ज्यादा प्रभाव होगा। यानी जितने ज्यादा रहेंगे फ्री फ्लोट के लिए, उतना ही ज्यादा इंडेक्स में उस कंपनी का महत्व रहेगा। इंडिया में हमने देखा है, जैसे अदानी ग्रुप है, वहां पे बहुत सारी कंपनीज में जो है गौतम अदानी जी और उनके परिवार का 75% जो है 75% स्टेक है। तो फ्री फ्लोट के शेयर्स बहुत कम है। तो इसलिए आप देखोगे कि अदानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज जो है वो निफ्टी 50 में नहीं है, क्योंकि वही कंपनीज निफ्टी 50 में आती हैं जिनका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा रहे, जिसमें ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा आप कहें कि संभावना बनी रहे, और जो बड़ी हो। ठीक है, तो निफ्टी 50 में भी ये ध्यान रखें आप कि सभी कंपनियों का, जैसे मैंने बताया, कि एक समान प्रभाव नहीं होता। यदि आप आज अभी का देखें वेटेज निफ्टी 50 का, तो जो टॉप की 1 दर्जन कंपनीज हैं, टॉप की 1 दर्जन 50 में से जो 12 कंपनीज हैं, इनका ही जो वेट या प्रभाव जो है वो 54% है। 54%। तो यानी एक तरफ 40 कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म ना करें, और ये टॉप की 12 कंपनीज जो हैं अच्छा परफॉर्म करें, तो भी निफ्टी 50 ऊपर नजर आएगा। आप लोग जो बार बार पूछते हैं ना कि भाई एफआईआई ने इतना सेलिंग किया तो भी निफ्टी 50 गिर क्यों नहीं रहा, तो ये जो टॉप की 12 कंपनीज जो है इसमें सेलिंग कम होती है, और सेलिंग दूसरी कंपनीज में जो या तो निफ्टी 50 के पार्ट में नहीं है, निफ्टी 50 में नहीं आती है, या जो निफ्टी 50 में बहुत कम वेट रखती हैं, उन कंपनीज में सेलिंग होगा तो उसका इंडेक्स पे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। आज की डेट में सबसे ज्यादा वेट जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का 9.47%। सेकेंड नंबर पे है एचडीएफसी, उसका 7.49%। थर्ड है भारतीय एयरटेल 5.9%। फोर्थ है टीसीएस 5.37%। फिफ्थ है आईसीआईसीआई बैंक 4.7%, और फिर है स्टेट बैंक 4.06%। तो इस तरीके से टॉप की 6 कंपनीज के मैंने आपको वेट बता दिए। पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो टॉप की 12 कंपनीज हैं इंडिया की निफ्टी 50 में, इनका कंबाइंड वेट 54% है। तो यदि ये 50 में से 12 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो निफ्टी ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पहली चीज हमने क्या समझी कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी नहीं है और इकोनॉमी स्टॉक मार्केट नहीं है। ये दिमाग में आप लोग गांठ बांध के डाल रख लीजिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े इतने ज्यादा है, इन्फ्लेशन एंड बैंड रेट से बढ़ रहा है, तो हमारा स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है। तो ये सवाल, अब आपने ये समझ लिया कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी नहीं है और इकोनॉमी स्टॉक मार्केट नहीं है, तो ये सवाल आप दोबारा कभी पूछेंगे। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि देखिए बहुत सारे ना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट। क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स? देखिए, स्टॉक मार्केट या कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो उसके प्रॉफिट, या ये कह लीजिए कि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यदि कंपनी मान लीजिए एआई का सहारा लेती है और अपने यहां से 10% एम्प्लॉइज को कट करती है, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है कि 10% लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। पर वहीं दूसरी तरफ कंपनी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अब सैलरी नहीं देना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक तरफ जहां लोगों को निकाला, इकोनॉमी को धक्का पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और वो निफ्टी के टॉप 12 में होंगी, तो वाह वाह, निफ्टी भी बढ़ेगा भले इकोनॉमी पीछे जाए। तो एक चीज तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है, ये समझ लीजिए। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है अर्निंग पर शेयर पे। तो आज की डेट में कंपनी क्या चालाकी कर रही है, यदि वो अर्निंग यानी अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रही हैं, तो वो डिनोमिनेटर को कम कर देती है। डिनोमिनेटर क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप बोलोगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये अर्निंग पर शेयर हुआ,
तो ये जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर अगर 100 से घटा दिया हमने 10 कर दिया तो ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। तो इसीलिए आप देखिए टाइम टू टाइम बहुत सारी कंपनीज अपने स्टॉक्स को बायबैक करती है। ये अमेरिकन मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इंडियन मार्केट में आईटी कंपनीज जो है यही यूजुअली करती हैं। ये बायबैक जो है ये भी स्टॉक प्राइसेस को जो है ये काफी इसमें उछाल देता है और उस कारण से मार्केट ऊपर जाता है। भली प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, भली इकोनॉमी जो है वो नहीं तेजी से बढ़ रहा हो और उसके कारण प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो भी हमको नजर आता है कि मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि बायबैक करती है कंपनीज और डिनोमिनेटर जो है उसको कम कर देती है। एक और चीज जो ये है वो ये है कि इन्फ्लेशन का बहाना लेती हैं अधिकतर कंपनियां अपने प्राइसेस बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है ये बोल के सभी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए और 2021 में इतने प्राइसेस बढ़ा दिए, इनफैक्ट 22 में भी रशिया यूक्रेन वॉर का बहाना लेके कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गया, लॉजिस्टिक के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ेंगे। आज तक जिन कंपनीज ने वो दाम बढ़ाए कभी भी कम नहीं किए। इसी कारण हमने देखा कि एक समय के बाद में जो है वो परचेजिंग पावर खत्म हो गई लोगों की, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, और परचेजिंग पावर खत्म हुई तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हुआ। कंजम्पशन कम हुआ तो हमने देखा कि हमारी सरकार ने क्या किया। हमारी सरकार ने आईटी टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दिया, हमारी सरकार ने जीएसटी के रेट कम कर दिए। कारण ये था कि 2-3 सालों में कंपनीज ने इतने ज्यादा दाम बढ़ाए इन्फ्लेशन का बहाना लेके कि वो कंज्यूमर्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया वो प्राइस हाइक्स ने, और इस कारण से पूरा कंजम्पशन जो है वो ढीला पड़ गया। तो जब प्राइस हाइक लेती है कंपनीज तो पहले के 6-8 महीने 1 साल में आप देखिए उनका प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है और इसीलिए स्टॉक प्राइस भी तेजी से जाता है। परंतु लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक है और यही हम आज की डेट में देख रहे हैं। जो इंडियन इकोनॉमी में जो स्लगिशनेस नजर आ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि 2021, 2022, 2023 में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा प्राइस हाइक कर दिया था। जो काम 10 साल में प्राइस हाइक करके करना था वो उन्होंने ये 2-3 सालों में कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि किसी भी मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस जो हैं वो क्या है। स्टॉक प्राइस जो है आगे आने वाले फ्यूचर के समय में कंपनी के होने वाले प्रॉफिट का आज की डेट में क्या वैल्यू है वो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस है। तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का आज हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, डिस्काउंटिंग मेथड रहता है। वो डिस्काउंटिंग जिस रेट से करते हैं वो यूजुअली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रहता है, जिस भी देश का कर रहे हैं उस देश की सरकार का। यही कारण है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होने के कारण भी डोनाल्ड ट्रंप हो या हमारे देश की सरकार हो, ये आरबीआई को बोलती है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट कम कीजिए। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो डिस्काउंटिंग जो है वो डिस्काउंट रेट भी कम हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा 10 साल बाद, परंतु यदि मैं इसको 5% के रेट से डिस्काउंट करूं तो उसका वैल्यू आएगा 62 रुपीज के आसपास में। यही मैं वो 100 रुपए जो आपको 10 साल बाद देने वाला हूं उसको अगर मैं 2% से करूं तो उसका वैल्यू आएगा कुछ 82 रुपीज के आसपास में, तो 20 रुपए का अंतर है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक के ऊपर में या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के ऊपर में बहुत प्रेशर रहता है कि आप इंटरेस्ट रेट कम कीजिए। इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो जो एनालिस्ट रहते हैं वो डिस्काउंटिंग फ्यूचर का जो कैश फ्लो है या जो फ्यूचर का प्रॉफिट है उसका आज की डेट में वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया 2% से किया तो 82 रुपीज आया, फ्यूचर के 10 साल बाद के 100 रुपए का आज की डेट में 82 रुपीज वैल्यू निकला।
यही यदि 5% से मैं डिस्काउंट करूं तो उसका वैल्यू 62 रुपीज निकलेगा। तो इसीलिए 2% बेटर है। इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है उनके ऊपर में हमेशा प्रेशर बना के रखती है गवर्नमेंट कि आप इंटरेस्ट रेट कम कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट में एक तरीके का बूम रहे। इन्फ्लेशन तो भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु ग्रोथ और स्टॉक मार्केट का जो बूम है वो बना रहना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बहुत दिनों तक ये स्थिति जो है ना ये बरकरार नहीं रहती। ये इकोनॉमी स्लगिश रहे, स्टॉक मार्केट भागता रहे, ऐसा बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी दो सिचुएशन होगी, या तो इकोनॉमी कैचअप करेगी, भागेगी और स्टॉक मार्केट को पकड़ेगी, या फिर स्टॉक मार्केट ढीला होगा और ढीली पड़ी हुई इकोनॉमी के समकक्ष आएगा। ठीक है, ये शाश्वत सत्य है। बहुत लंबे समय तक आप एक स्लगिश इकोनॉमी में बॉयंट स्टॉक मार्केट नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आने वाले दिनों में वर्ल्ड इकोनॉमी जो हम देख रहे हैं कि 2% से ग्रो हो रही है, पर वर्ल्ड के हर देश के अगर हम स्टॉक मार्केट देखें तो बमा बम है, भाग रहा है। भारत इस साल उतना नहीं भागा है, परंतु आप यदि साउथ कोरियन मार्केट देखें, कॉस्पी 50% अप है, हैंगसेंग भी 15-20% अप है, अमेरिकन S&P 500 न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, डाउ जोन्स ने कल न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। तो ये सारे मार्केट जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, पर यहां की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है, अर्थशास्त्रियों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने बताया कि जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो, या इकोनॉमी बोल लीजिए, कुछ हद तक इकोनॉमी और बहुत हद तक स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है भाग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो कंपनीज काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उनके परफॉर्मेंस के कारण ही थोड़ा बहुत इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन हो रहा है, इकोनॉमी भाग रही है, इकोनॉमी में खर्चा हो रहा है, स्पेंडिंग हो रही है। ठीक है, इस कारण से इकोनॉमी में बूम दिख रहा है। परंतु जो लीगेसी कंपनीज हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, स्टील बनाने वाली, एल्युमिनियम बनाने वाली, ऑयल कंपनीज है ना, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सब कंपनीज में उछाल नहीं है। उछाल एआई कंपनीज में है, और एआई कंपनीज में भी S&P 500 में यदि हम देखें तो 48% ग्रोथ जो इस साल आया है S&P 500 का, वो सिर्फ मैग्निफिशिएंट 7, जो टॉप 7 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, टेस्ला हो गया, इन कंपनीज के कारण है। तो यही हाल इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में चीप रशियन ऑयल आने के कारण से रिलायंस इंडस्ट्री के मजे ही मजे हैं, बमा बम है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा वेटेज है। ऐसी जब तक जो है होम लोन बढ़ते रहेंगे इंडिया में, घर खरीदने का सपना जो है वो हर मिडिल क्लास का बना रहेगा, अपर क्लास का 10-10 घर खरीदने का जो महत्वाकांक्षा है वो बना रहेगा। ये हमारा घर, ये तुम्हारा घर, ये हम सबका घर बड़ा हसीन है, इस टाइप का कुछ एक गाना भी था। उस वाले विचारधारा पे जब तक भारतीय चलते रहेंगे, तब तक HDFC, ICICI, SBI जो टॉप 6 में मैंने आपको बताया कि पार्ट है, इनके भी बमा बम रहेंगे, इनके भी स्टॉक प्राइसेस भागते रहेंगे। तो चीप रशियन ऑयल के भरोसे जो है वो रिलायंस भाग रहा है, और हमारे जो थिंकिंग या साइकोलॉजी है उसके बेसिस पे बैंक भाग रहे हैं। तो इस कारण से जो है निफ्टी में हमको उछाल दिख रहा है। उस रफ्तार से निफ्टी नहीं गिरा है जिस रफ्तार से जो है एफआईएस ने सेलिंग किया है। एफआईएस की सेलिंग, हैवी सेलिंग के बाद भी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग है, उसके बाद भी निफ्टी के नहीं गिरने का एक और बड़ा कारण यह है कि हर महीने स्टॉक मार्केट में 25,000 करोड़ से लेके 28,000 करोड़ रुपए तक रिटेल इन्वेस्टर लगा रहे हैं, एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये पैसे जाएंगे कहां जाएंगे पैसे? ये कहीं ना कहीं तो फंड मैनेजर्स को लगाना है। तो ये भी कारण है कि जो इतना ज्यादा फ्लो बना हुआ है मनी का, इसके कारण स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप बोलोगे कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो फिर
कैसे इनफ्लो बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों गोल्ड जो है वो एक आम निवेशक के औकात के बाहर चला गया है। वैसी जो घर घर हैं, होम प्राइसेस जो है इंडिया में, एक आम निवेशक के दायरे के बाहर चले गए। जो लैंड प्राइसेस हैं वो भी एक आम निवेशक के, आप कह लीजिए कि पॉकेट के बाहर की बात हो गई है। तो आप कहां निवेश करोगे, आप कहां बचत करोगे? बैंक्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, इतने कम है कि इन्फ्लेशन, आप मान लीजिए बच्चों की स्कूल की फीस 10% से बढ़ रही है तो आपको बैंक में 6% मिल रहा है हर सालाना। तो आप क्यों बैंक में पैसे रखना चाहोगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नजरिया रिटेल इन्वेस्टर को नजर आ रहा है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बना के रखने का, और वो है स्टॉक मार्केट में पैसे डालो। पर जैसे फिजिक्स का नियम है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, तो वही नियम स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। 2-3 साल मार्केट बहुत तेजी से भागा, परंतु जब आप तेजी से भाग रहे हो तो या तो प्राइस करेक्शन होगा या टाइम करेक्शन होगा। तो प्राइस करेक्शन तो इंडियन मार्केट में ज्यादा नहीं हुआ है, टाइम करेक्शन का मतलब है कि 2-3 साल तक मार्केट कहीं हिलेगा ही नहीं, जहां था वहीं रहेगा। तो ये अपने आप में एक तरीके का करेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये मोटा मोटी कई सारी बातें थी जो मैं आपको बता के, आप ये जो बार बार प्रश्न करते हैं या मेरे वीडियो में कमेंट में लिखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, स्टॉक मार्केट एक धोखा है, एक छलावा है, ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों ये सिर्फ इंडिया के साथ बात नहीं है, विश्व भर में स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, विश्व भर में जो है इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। और उसका रीजन ये है कि इकोनॉमी स्टॉक मार्केट नहीं है और स्टॉक मार्केट इकोनॉमी नहीं है। स्टॉक मार्केट के ऊपर भागने के कई रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया कि आप डिनोमिनेटर कम कर दो अर्निंग पर शेयर में, शेयर्स के नंबर कम कर दो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। डिस्काउंट रेट जो है उसको आप कम कर दो, यानी इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक्स काटते रहें तो स्टॉक मार्केट ऊपर भाग जाएगा। आप सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रखो तो आप देखोगे कि भाई मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली आएगा और मार्केट लिक्विडिटी के बेसिस पे भागता चला जाएगा, जो कोरोना के टाइम में हुआ था, कोविड के टाइम में हुआ था। इकोनॉमी का भट्टा बैठा था पर मार्केट ऊपर भागे जा रहा था। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने के बहुत रीजंस हैं। आप लोग स्टॉक मार्केट के ग्रोथ से इकोनॉमी के बारे में ज्यादा कयास ना ही लगाएं तो बेहतर है। दोस्तों मैं इस संडे को एक पेड वीडियो बना रहा हूं, आप में से जो भी उसको देखने के लिए इच्छुक हैं वो 9860317209 पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। बहुत ही अद्भुत रहने वाला है वीडियो, क्योंकि बहुत कम लोगों को जानकारी है कि निवेश का ये क्या माध्यम है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आपको ये जानना है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं और फिर उसके बाद में पेड वीडियो देखने के लिए आप 300 रुपये की फीस है, आप इस नंबर पे भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। आप कर देंगे तो पेड वीडियो संडे शाम में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स।